नेक्स्ट क्वेश्चन में द न्यूक्लियस चार्ज Ze is non-uniformly distributed within a nucleus of radius capital R. The charge density is dependent only on radial distance r from the center of nucleus as shown. तो पहले क्वेश्चन समझना ध्यान से क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और उस न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका ग्राफ हमको गिवन है। हाँ, लेकिन ये जो टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज हमको मालूम है, इस टोटल चार्ज की वैल्यू है Ze, और ये वाला जो रेडियस है इसका ये दिया हुआ है कैपिटल आर के इक्वल, रेडियस इज कैपिटल आर। और ये जो डेंसिटी का वेरिएशन है, ये डेंसिटी इसी के अंदर वेरिएशन दिया हुआ है, मतलब अप टू कैपिटल ए डेंसिटी कांस्टेंट है, उसके बाद डिक्रीजेस टू 0 लीनियरली। तो सबसे पहले हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल टू आर, यानी कि एक तरह से स्फीयर के जस्ट आउटसाइड। तो देखो, अगर हम गॉस लॉ लगाते हैं तो गॉस लॉ में इस क्यूइन लिखते समय इस बात का फर्क नहीं पड़ेगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हमें सिंपली ये देखना है कि अगर हम कैपिटल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसके अंदर चार्ज कितना है, टोटल क्यूइन कहाँ है, चार्ज उससे मतलब नहीं है। तो ये हम बोल सकते हैं कि टोटल क्यूइन तो जेड ही रहेगा ना। तो अगर सिक्स्थ क्वेश्चन किया जाए तो सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग गॉस लॉ क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन अपसाइलन नॉट। लेफ्ट हैंड साइड बनेगा E इंटू 4πr² और राइट हैंड साइड पे क्यू इन की जगह आएगा Ze अपॉन अपसाइलन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बनेगी कैपिटल आर पे Ze अपॉन 4π अपसाइलन नॉट r²। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा है ये स्मॉल ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो गया सबसे पहला क्वेश्चन। के बाद सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर ए इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखना, फॉर ए इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली लाइन हम यहाँ ले आए 0 पे तो इसका मतलब ये होगा कि डेंसिटी यहीं से डिक्रीज होना शुरू हो जाए। मतलब ए की वैल्यू 0 करने का मतलब है कि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी सीधे सीधे डिक्रीज ही हो रही है। तो हम एक दूसरा ग्राफ बना लेते हैं ठीक से समझने के लिए कि जब ए का वैल्यू 0 है तो डेंसिटी का जो वेरिएशन होगा, डेंसिटी वर्सेस आर, तो ये डेंसिटी का वेरिएशन इस तरह से बनेगा। मतलब ये डेंसिटी अपनी इनिशियल वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू उसकी दी हुई है डी और ये वैल्यू हो गई कैपिटल आर। तो अगर इसको हम फंक्शन में लिखें तो ये डेंसिटी की वैल्यू बनेगी डी इंटू ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। देखो ध्यान से, और डेंसिटी क्योंकि वेरिएबल है तो हम ये जानते हैं कि ये जो टोटल चार्ज आएगा इस डेंसिटी की वजह से वो Ze के बराबर है। तो जरा टोटल चार्ज निकालते हैं, पहले डी क्यू लिखेंगे। तो हम एक स्फेरिकल शेल कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है। तो ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ये बन जाएगी डी इंटू 4π, ठीक है, r² इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा r² माइनस r³ अपॉन कैपिटल आर। देखो एक बार, और इंटू डी आर। तो क्यू इन का मतलब होगा इसी का इंटीग्रेशन, तो 4πd इंटीग्रल ऑफ r² माइनस r³ अपॉन कैपिटल आर इंटू डी आर। तो इसको अगर हम 0 से कैपिटल आर इंटीग्रेट करें तो ये वैल्यू आएगी 4πd ब्रैकेट, ये बनेगा r²/2, r² है तो ये हो जाएगा r³/3 एंड माइनस ये बनेगा r⁴ अपॉन 4r। देखिए तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आएगी, 1/3 माइनस 1/4 है तो ये 1/12 आएगा। तो ये फाइनली आएगा πd r³
अपॉन 3 आएगा ये, देखिए, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं जेड के, तो पाई डी आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ से आपको डी का वैल्यू मिलेगा, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 3 जेड अपॉन पाई आर क्यूब। तो ये स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ डेंसिटी आ गई 3 जेड अपॉन पाई आर क्यूब। 3 जेड अपॉन पाई आर क्यूब का मतलब है ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम ये 8th क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर, दिस इम्प्लाइज। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बात हम लोगों ने थ्योरी में ये पढ़ी हुई है सिंपल, कि अगर डेंसिटी जो है वो आर टू द पावर एन का फंक्शन है, तो इन साइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन साइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर टू द पावर एन प्लस वन हो जाएगा, मतलब एक पावर उसमें बढ़ जाएगी। तो अब इस केस में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली डिपेंडेंट है आर के ऊपर। तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि एन प्लस वन का वैल्यू वन के बराबर होगा। तो यहाँ से एन का वैल्यू जीरो हो जा रहा है, और एन का वैल्यू जीरो होने का मतलब है कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर का लीनियर फंक्शन बनेगा। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब ये होगा, अब इस ग्राफ को फिर से देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ये डेंसिटी हमेशा यूनिफॉर्म हो तो हम लोग बोलेंगे कि ए की वैल्यू आर के बराबर होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू आर के बराबर, यानी कि ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा।